हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित पांडे। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अमित में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, जिसको आप लोग जानते हैं, ये ईवीएस टॉपिक 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया आपके सारे कंपटीशन एग्जाम्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल साइंस ऐड कर दिया गया, अब ये एनवायरमेंटल साइंस आता कहाँ से है? तो जो हमारे आसपास एनवायरमेंट की चीज़ें घटित होती हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस उठा के हमारे सामने क्वेश्चंस लेके आता है। ओके, तो अब हम कहें कि ये क्वेश्चंस हम कहाँ से लेके आए, कैसे करें? अब याद रखिए कि पीसीएस हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, केंद्रीय विद्यालय, अभी आपके सामने रिसेंटली केंद्रीय विद्यालय 13,000 प्लस पोस्टें आई हुई है, जिसमें भी अगर हम ईवीएस की बात कर लें तो एनवायरमेंटल साइंस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और हम एनसीईआरटी से वो कवर होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो पीआरटी के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, वो एनसीईआरटी के कक्षा 3, 4, 5 यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास पुटअप होंगे, जो कि सीटेट में भी होता है। जो सीटेट अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो सीटेट में भी सारे क्वेश्चंस यहीं से उठा लेते हैं एनवायरमेंट यानी ईवीएस के, जो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कहाँ से आ गए, क्योंकि उन क्वेश्चंस को हम हमेशा छोड़ दिया करते हैं। या तो हम सोचते हैं ये साइंस का क्वेश्चन है, ये कहीं अलग से आ गया, या जीएस का क्वेश्चन है। नहीं, उनका एक अलग सिलेबस होता है। ठीक है, तो आइए हम एनसीईआरटी के जो 3, 4, 5 जहाँ से पूरे टॉपिक्स हैं, उनमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके आए हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखा है। खुद हैंड राइटिंग के नोट्स हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप उनको याद कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में पहला आपके पास में एक टॉपिक आएगा, क्लास 3rd में है। ठीक है, और उसमें पहला टॉपिक आता है छोटू का घर। ठीक है, छोटू का घर। अब इस टॉपिक से याद रखिए कि बच्चों को समझाने के लिए हम एक टॉपिक देते हैं छोटे छोटे, जिनमें बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब बच्चे उसको समझ जाते हैं, फिर हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बता सकते हैं। हम अपनी जानकारी वाली जो हम जानना चाहते हैं, वो हम बच्चों को उनके माध्यम से ही बुलवा देते हैं। यही होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका। ओके, तो हम आइए जानते हैं। पहला देखिए और याद रखिए, जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होंगे। भले ही बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है, चूहों में देखने की क्षमता कम। याद रखिए, चूहों में जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, वो बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। किंतु एक और बात है, उनमें क्या होता है, सूंघने की क्षमता, छूने की क्षमता, स्वाद लेने की क्षमता, ये चूहों में बहुत ज़्यादा होती है। एक और बात इसी के साथ आप जान लीजिए, जैसे आपको पता होगा, हम लोग कहते हैं यार चूहों ने काट दिया, चूहों ने कपड़े काट दिए, उसने जान ये काट दिया, वो काट दिया। अब बात ये होती है कि आखिर हम कहें कि चूहों ने काट दिया तो क्यों काट दिया भाई, क्या ज़रूरत थी चूहों को काटने के लिए? तो चूहे हमेशा कुतरने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। ये जो इनका दांत होता है, अगर ये लगातार काटते ना रहें, किसी चीज़ को कुतरते ना रहें, तो इनके दांत बड़े हो जाएंगे और इनकी मौत अपने ही दांतों के बढ़ने की वजह से हो सकती है। इसलिए ये लगातार अपने दांतों से कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, गांधी जी की अब की बार जब 150वीं वर्षगांठ हुई, तो हमारे पास एक अभियान चलाया गया, और अभियान क्या था? स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें याद होगा कि गांधी जी का दोनों चश्मा यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, और यूं करके हमने लगा दिया। ठीक है, गांधी जी का चश्मा आ गया। ठीक, अब देखिए, बात आती है कि गांधी जी के चश्मे के साथ साथ हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर दिया। आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ईवीएस या शिक्षक भर्ती या सीटेट में पूछा जाता है कि हमारा 150वें वर्षगांठ पर क्या शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स दिए गए थे वो क्या दिए गए? हमारा जो स्लोगन दिया गया, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा क्या है, फर्ज है। और ये जरूरी नहीं है कि कोई हमसे कहे ही,
कोई हमसे कहे ही कि आप स्वच्छता बनाइए, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम स्वच्छता रखें, क्योंकि स्वच्छता से आपके पास बहुत सारी बीमारियों से आप दूर होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड का ही एक टॉपिक होता है चैप्टर 6 में, खाना अपना अपना। याद रखिए, खाने फूड टॉपिक जो है वो अपने केवीएस में ईवीएस का एक पूरा चैप्टर दिया गया है, जहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम यहां से देखते हैं। इन्हीं सब टाइप्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपसे डायरेक्टली केवीएस और शिक्षक भर्ती में पूछेगा। ओके, तो यहां देखते हैं लिंग हू फैन। लिंग हू फैन ये क्या है? हांगकांग का एक पकवान है। कहाँ का पकवान है ये? हांगकांग का एक पकवान है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग हू फैन कहाँ का पकवान है? तो हांगकांग का पकवान है। लिंग हू फैन किससे बनाया जाता है? तो ये सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। कश्मीर में जो मछली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? सरसों के तेल में बनाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि कश्मीर में मछलियाँ किसके तेल में बनाई जाती हैं? तो सरसों के तेल में बनाई जाती हैं। गोवा में जो मछली है वो कहाँ किससे बनाई जाती है? तो वो नारियल के तेलों से। ऑब्वियस है कि गोवा में ज़्यादातर नारियल है तो नारियल के तेल से ही बनेगा। ओके, अगला देखते हैं। केरल में टैपियोका। ठीक है, केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, जो नारियल के डली हुई किसी भी करी में उबला हुआ खाया जाता है। ठीक है, टैपियोका क्या होता है? ये जमीन के नीचे पाया जाता है और नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ इसे खाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टैपियोका कहाँ पाया जाता है? तो वो केरल में पाया जाता है। कहाँ होता है? जमीन के नीचे खाया जाता है। और ये क्या किसके साथ खाते हैं? नारियल की किसी भी करी के साथ खाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक ये भी थर्ड का एक टॉपिक है, पंख फैलाए उड़ते जाएं। ये बच्चों का एक टॉपिक है जहां से हमारे पास क्वेश्चन केवीएस शिक्षक भर्ती ये सब पूछते हैं। ठीक है, मैना क्या है? एक चिड़िया। ठीक है, पक्षी। मैना जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है? झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, झटके से अपनी गर्दनों को आगे पीछे किया करते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास लाइंस में मैंने ला दिए हैं। इनको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से जानिएगा कि ये डायरेक्टली आपको किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप बस पॉइंट को समझते रहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आए तो ये याद रखिए, केवीएस के 20 नंबर, अगर आप शिक्षक भर्ती में जाएंगे तो वहाँ के पूरे 10 नंबर, और इसी के साथ साथ में अगर आप सीटेट में जाएंगे तो पूरे 30 नंबर कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? वजह होती है कि पक्षियां जो होते हैं उनकी आँखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। जैसे हम लोग यूं देख सकते हैं आँखों को हिला के, पक्षी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको आँखों की ये जो पुतलियां हैं वो हिल नहीं सकती हैं, इसीलिए वो अपने गर्दन को ही हिलाते हैं। वजह क्वेश्चन आता है कि पक्षी अपने गर्दन को क्यों हिलाते हैं? वजह, उनकी पुतलियां आँखों की हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपने गर्दनों को हिलाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ठीक है, अगला पॉइंट हमसे कहता है चैप्टर 13 छू कर देखें। ठीक है, तो छू कर देखें टॉपिक में क्या बताया गया है देखते हैं हम। इसमें कहा गया है जो लोग देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन्स, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए खास तरीका ब्रेल लिपि होता है। ठीक है, ब्रेल लिपि होता है। अब ये ब्रेल लिपि क्या होता है पहले तो ये जानिए। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने दिया था। ठीक है, आइए जान लेते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है? जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है, उसको नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, एक पेज होगा और पेज पर क्या होगा, कुछ भी खुरदुरे बड़े बड़े लिखे होंगे। ठीक है,
और उस पर क्या होगा, वो लोग महसूस करते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है, और इसको ब्रेल पद्धति कहते हैं। अब पॉइंट आता है कि भाई किसने किया, तो लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने ब्रेल पद्धति दिया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेल पद्धति का होता है कि ब्रेल पद्धति जो लिपि है इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। ओके, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए चैप्टर 18, ऐसा भी होता है घर। अब देखिए आप में एक पॉइंट आएगा कि इसमें स्लॉटर, ठीक है, शेल्टर्स। अब जो शेल्टर्स आते हैं उसमें भी घर के बारे में बताया गया, जो भी यही सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पे भी आते हैं। याद रखिए आपके जो 30 नंबर देगा अगर सी टेट या फिर आपका जो टेट होता है, वही सब मिला के आपको केवीएस में 20 नंबर ऐसे देंगे। ठीक है, आइए इनको भी यहाँ से देख लेते हैं। जो हमारा पॉइंट है, कहते हैं घरों के बारे में। असम, ठीक है, असम में एक मोलना गांव है जो कि दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग मोलन एक गांव है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है असम में। ठीक है, घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो घर हैं वो जमीन से 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों, पानी में ढह जाएंगे इसलिए। ठीक है, 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खंभे पर बनाते हैं। जो इनको बनाया जाता है वो बांस के खंभों पर बना दिया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। जो घर बनाए जाते हैं वो अंदर से लकड़ियों के बनाए जाते हैं ताकि वो किसी तरह से भारी ना हो आगे, क्योंकि काफ़ी 10-12 फीट के ऊपर बनाया गया। ठीक, नीचे से पानी जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कोई हम सीमेंट या कुछ लगा देंगे तो वो क्या होंगे, ढह जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हल्के रखने के लिए लकड़ियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। ठीक है, मनाली। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, अगला आता है मनाली की। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली में लोग घूमने जा रहे हैं, कुल्लू और मनाली में। ठीक है, तो मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है। जो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बारिश यहाँ भी होती है। बारिश अधिक होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ के मकान पत्थर के होते हैं या तो लकड़ियों के बनाए जाते हैं। अब अगर पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है पत्थरों को काट के ही बनाए जाएंगे, या तो फिर क्या करेंगे, लकड़ियों के बनाए जाएंगे, क्योंकि बारिश अधिक होती है। जैसा मैंने पहले कहा, हल्के होने की वजह से इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है, बारिश बहुत कम होती है तथा गर्मियाँ भी बहुत खूब पड़ती हैं। अगर गर्मी बहुत खूब पड़ती है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। ठीक है, और जब मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाने का कारण क्या होता है, राजस्थान में तप्त गर्मी होती है और इतनी गर्मी को सहने के लिए लोग ठंडक चाहिए। आप जरा पहले के ज़मानों में देख लीजिए तो गाँव में लोग अभी भी कई जगहों पर मिट्टी के घर बनाते हैं। मिट्टी के घर बनाने का मेन रीज़न होता है क्योंकि इसमें शीतलता बहुत ज़्यादा होती है, बाहर की अपेक्षा अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है। जितना लोग आजकल एसी रूमों में महसूस करते हैं, पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में महसूस करते हैं। इनकी दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। मोटी दीवारें बनाने का वजह यह होता था कि बाहर की जो गर्मी है वो अंदर तक ना आए। ठीक है, और बाहर से सेफ्टी भी रहता था, 2 चीज़ें होती थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता था, मिट्टी के घरों को बनाते थे। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती थी, मैंने आपसे पहले ही कहा है। मिट्टी से लीप कर पोत कर इनको सुंदर बनाया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था, इनको पुताई करके अंदर से सुंदर बना दिया जाता था। अब अगर उभड़ खाबड़ लगेगा तो अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या करते हैं, मिट्टियों से इनको अंदर से लिपाई पुताई करके लोग सुंदर बना दिया करते थे। ठीक है, एक काम और भी यहाँ पे करते थे, घरों की जो छतें होती थी उन पर क्या करते थे, कटीली झाड़ियों से बनाते थे। ओके, इनको क्या करते थे, कटीली झाड़ियों से बना दिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर। ठीक है, अब कश्मीर में क्या होता है, तो जो कश्मीर का श्रीनगर है, कश्मीर में श्रीनगर में चाय जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, उस चाय को वहाँ पर वो लोग क्या कहते हैं, कहवा।
ठीक है। क्वेश्चन आता है कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है, तो कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। इसमें बनाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जो लोग क्या करते हैं, चाय में इलायची और बादाम, यानी कहवा में वो क्या मिलाते हैं, इलायची और बादाम। एक यहीं से पॉइंट जान लीजिए, डल झील जो है वो कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। और यहाँ पर वो लोग क्या बनाते हैं, हाउस बोट्स बने होते हैं। डल झील में क्या चलते हैं, हाउस बोट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये 4th क्लास का टॉपिक है, नाम है चलो चलें स्कूल। याद रखिए, जो हम लोग सर्व शिक्षा अभियान चलाते हैं वो भी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता है। देखिए उसमें भी आता है चलो चले स्कूल। बच्चों को उसी समय से प्रमोट किया जाता है ताकि अपने साथ साथ वो अदर बच्चों को भी प्रमोट करें। चलो चलें स्कूल, यहाँ पर इस टॉपिक में आपको साधारणतः ये बताया जाएगा किस परेशानियों को झेलते हुए भी बच्चे आगे चले जाते हैं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को करते हैं। स्कूल से जाने के लिए कई रास्तों से उनको गुजरना पड़ता है, फिर भी वो आते हैं। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए असम में, ठीक है, असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, बांस से बने पुल, जो बांस का बना पुल होता है असम में, उस पर वो लोग चढ़कर एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर वो लोग जाते हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में बच्चे स्कूल जाते समय क्या करते हैं, गहरी नदी काफ़ी गहरी नदी होती हैं, उन पर क्या करते हैं, ट्रॉली, लकड़ी से बने झूला, ठीक है, उन पर बैठकर वो लोग जो एक रास्ते से, एक पुल पर्वत से दूसरी तरफ वो लोग जाते हैं। आइए इनके बारे में हम जान भी लेते हैं। जो लकड़ी की ट्राली कही गई है ऐसे समझ में नहीं आएगा, याद दीजिए। अगर मान लीजिए ये 2 पर्वत हैं, इन पर क्या होता है, एक रस्सी बांध दी जाती है जो कि किससे बंधी होगी, वो लोहे की रस्सी होगी, और उस पर क्या करते हैं, एक ट्रॉली बनी होती है, ठीक है, बड़ी सी ट्रॉली होती है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे बैठकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाया करते हैं। आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा उस पर एक रोप बनी होती है, एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्टली आपको इमेज के द्वारा भी बता देंगे, जो रियल इमेज वहाँ से होते हैं उनके द्वारा। लेकिन ये जो हैंड राइटिंग में है, इनको आपको मैक्सिमम चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, इसलिए मैंने आपको हैंड राइटिंग से पहले बताना सही समझा। बाद में मैं आपको इसको क्या होगा, जो इसके फिगर्स होंगे, जिस तरह से पिक्चर होंगे, उसके द्वारा मैं फिर से आपको बता दूंगा। ओके, तो अगला देखते हैं, ठीक है। नदी और ट्रालियों में बैठ के लकड़ी से एक तरफ से दूसरे तरफ वो चले जाया करते हैं। जो क्या होता है, लोहे की मजबूत रस्सी से बने होते हैं। मैंने आपको बता दिया, लोहे की मजबूत रस्सी से बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, रस्सी के दोनों तरफ भारी पत्थर या पेड़ों से कसकर बांधा गया होता है। मैंने अभी जो बनाया था, दो स्तंभ बनाए थे, उनको चाहे आप पत्थर समझ लीजिए या भारी पेड़ समझ लीजिए, दोनों में रस्सी होती है, एक साइड से दूसरे साइड उसी के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट आता है, कई जगह पर क्या होता है, सीमेंट के पुल बने होते हैं। सीमेंट के पुल तो नॉर्मल है, हम लोग यहाँ पे हैं, आप कहीं भी जाओगे तो नॉर्मली क्या होता है, सीमेंट के पुल होते हैं, एक तरफ से बच्चे दूसरी तरफ चले जाते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बल्लम। ये आपके लिए थोड़ी नया है, बल्लम, ठीक है। वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव का प्रयोग केरल में कहाँ पर होता है, बल्लम, याद रखिए, बल्लम का प्रयोग कहाँ होता है, केरल में। कुछ जगहों पर बच्चे पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। अब आपके लिए बल्लम एक नई चीज़ है, तो जान लीजिए, बल्लम एक बड़ा लट्ठा होता है जिस पर क्या करते हैं, बच्चे बैठकर, ठीक है, पानी में उसको डाल दिया जाता है और बच्चे एक तरफ से बैठकर दूसरी तरफ उसको चले जाते हैं, जिसमें लकड़ी की तरह से उसको नाव को खेते हैं और एक साइड से दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान का क्या है कि वो रेगिस्तानी इलाका होता है। राजस्थान के रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, किससे जाते हैं, ऊंट गाड़ी से। और ऊंट को तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। कभी कभी ये भी छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं शिक्षक भर्तियों में, ठीक है, नॉर्मली। अब देख लीजिए,
अगर राजस्थान की बात आती है, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चे अगर इस क्षेत्र में हैं तो किसके द्वारा जाएंगे, तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी से जाएंगे। इससे पहले मैंने केरल में बताया बल्लम से एक रास्ते को दूसरे पार करते हैं। मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं, तो मैदानी इलाकों में बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो मैदानी इलाके हैं बच्चे क्या करते हैं, बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल चले जाते हैं। कुछ बच्चे लंबे रास्ते पर साइकिल की सवारी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, स्कूल पे साइकिल की सवारी से भी चले जाते हैं, जो कि नॉर्मली स्कूलों में चले जाते हैं, बच्चे हर जगह पे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देख लीजिए अगला पॉइंट आता है जुगाड़ गाड़ी। ठीक है, जुगाड़ गाड़ी। अब ये जुगाड़ गाड़ी क्या होता है, जुगाड़ गाड़ी आगे से क्या होता है, मोटर बाइक की तरह दिखती है, लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से बंधी होती है। होता नहीं है कि आगे जो होता है मोटरसाइकिल बांध दिया गया, पीछे क्या किया गया, लकड़ी के फट्टे पूरे बांध दिए गए हैं और उसी पर बच्चे बैठ के चले जाया करते हैं। ठीक है, उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे जो होते हैं बर्फ पर चल के चले जाते हैं। ठीक है, उत्तर की जो पहाड़ियां इलाके हैं उनमें क्या होते हैं, बच्चे बर्फ पर चल के चले जाते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल पहुंचते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बच्चे क्यों चले जाते हैं, वजह होता है क्योंकि पत्थर पे वो बर्फ जो होती है वो फिसलती रहती है। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं ताकि अगर कोई एक बच्चा फिसले तो दूसरा उसको संभाल ले। इस तरह से वो बच्चे चले जाते हैं। ताजी बर्फ धंस जाती है, अगर बर्फ जमी हुई हो तो वो फिसल सकते हैं। मैंने आपको बताया बच्चे जो होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियों पर चलते हैं ताकि कोई बच्चा फिसल कर गिर ना जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में हम बात करते हैं, उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में बच्चे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर बच्चे आसानी से पहाड़ियों को रास्ते पार करके जाते हैं। उत्तराखंड जानते ही हैं पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों के जो छोटे पत्थर होते हैं उन पे क्या करते हैं, बच्चे पैदल चल के चले जाया करते हैं। अब ये टॉपिक जो चैप्टर आपने देखा कि चलो चले स्कूल, इसमें सिर्फ एक ही बात आपको बताई जा रही है कि बच्चे कितनी परेशानियों को झेल कर भी क्या करते हैं, शिक्षा के लिए चले जाते हैं। यानी कि हमारी लाइफ में शिक्षा का क्या रोल है, इस टॉपिक में आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं हम। कान कान में ये टॉपिक दे रहा है, 4th क्लास का एक टॉपिक है कान कान में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। इन छेदों की मदद से वो क्या करते हैं, सुनते हैं। अब एक बात यहाँ से आप ये भी जान लीजिए, अगर नॉर्मली कोई इंसान आपसे पूछ लेता है कि भाई ज़रा बता दो कि इस जानवर या कोई भी है इसको बच्चे होंगे या फिर अंडे होंगे, तो आप एक बार ध्यान कर लीजिए, ये जो कान होता है ना, अगर किसी जीव में आपने कान देख लिया, आप 99% आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या होंगे, उस जीव में बच्चे होंगे। अगर उनके कान नहीं है मतलब वो अंडे ही देंगे। ठीक है, कुछ जीवों को छोड़ दिया जाए जो क्या होते हैं कि वो पक्षी होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम में यही केस होता है। आगे देख लेते हैं, छिपकली के छोटे छोटे कान पाए जाते हैं। अब छिपकली के भी देख लीजिए तो कान पता नहीं चलते हैं, लेकिन छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कान पाए जाते हैं। अब मगरमच्छ की बात कर लें, मगरमच्छ में कभी कान नहीं देखे होंगे, लेकिन मगरमच्छ में भी क्या होते हैं, छोटे कान होते हैं, लेकिन वो आसानी से दिखाई नहीं देते, जो मैंने पहले ही कहा है। पशुओं की त्वचा, बात करते हैं त्वचा की। अब देखिए जितने भी हैं, गाय हो गया, भालू हो गया, शेर हो गया, अब देखिए इनका जो बॉडी होता है, इस बॉडी पर जो बाल होते हैं उन पे अलग अलग कलर या डिज़ाइंस बने हो, जबकि हमारे शरीर पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पर उतने बाल नहीं होते हैं कि वो डिज़ाइन दे सके। आप देखिए कोई जानवर है, पता चल रहा है थोड़ा उसका पार्ट ब्लैक है, थोड़ा पार्ट ब्राउन है, इस तरह से वो कलर्ड होते हैं। हम लायन की बात कर लें, शेर की बात करते हैं तो उस पर देखिए डिज़ाइंस बने होते हैं, चीते पे डिज़ाइन बने होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है
है उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके बालों के कारण होता है। क्वेश्चन आता है कि पशुओं के त्वचा पे जो पैटर्न होता है या फिर जो डिजाइन्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो उनके शरीर पर उगे हुए बालों की वजह से उनके ऊपर पैटर्न बनते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है बिना बाल के पशुओं के शरीर पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जब उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है कि वो डिज़ाइन डिसाइड करता है, कोई स्ट्रक्चर में बनावट होती है वो डिसाइड करता है, ये सब उसके बालों पर डिसाइड होता है। याद रखिए, अगर हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पशु जो जहाँ पर बर्फबारी होती है उनके देख लीजिए और लंबे बाल होते हैं। वजह ये होती है क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि अगर उन पे बाल ना हो तो वो पशु जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो उनके पशुओं पे क्या होता है, स्वरूप अगर बाल नहीं होगा तो कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। अगर उनके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं तो उनके शरीर पर बाल ज़्यादा दिखाई देंगे और वो बच्चे पैदा देते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन 100% केसेस में नहीं होता है। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। ठीक है, एक टॉपिक, ये लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 नंदू हाथी। नंदू हाथी के बारे में बात करते हैं। ये कक्षा 3 का ये भी एक टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि हमारे हमेशा काम में आती है। एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम, ठीक है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ या चारा खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। कितना आराम करता है? हाथी 4 से 6 घंटे ही आराम करता है, बाकी वो जगता रहता है। हाथी पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, यानी उसको बहुत पसंद है क्योंकि उसका शरीर बहुत गर्म होता है, उसको ठंडक चाहिए। ठीक है, हाथी के कान पंख जो की तरह होते हैं जो उनकी गर्मी को खत्म करने में उसकी सहायता करें, यानी वो कानों को हिलाकर और उसको क्या करते हैं, बहुत ठंडक महसूस कराते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम यहीं पर देख लेते हैं। अगला आता है जो 3 महीने के अंदर अगर कोई भी होता है, जो हाथी के बच्चे होते हैं 3 महीने के अगर होते हैं तो उनका जो वेट होता है वो 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, उनको क्या होता है, 200 किलोग्राम होता है। अब 200 किलोग्राम वो बच्चे होते हैं तभी होता है, और याद रखिए जब वो बच्चे होंगे तभी तक उनके शरीर में, यानी कि जो भी उनके खाने की क्षमता और ये सब होती है, वो बच्चे के 100 किलोग्राम नहीं खा सकते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम खाता है। ओके, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां होती हैं। कौन होता है? हाथियों के झुंड में जो होती हैं वो हथिनियां होंगी, बच्चे होंगे। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हाथी और बच्चे होते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है, कभी भी याद रखिए, वयस्क हाथी हाथियों के झुंड में नहीं होते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। एक झुंड में कम से कम 10 से 12 हाथिनी और उनके बच्चे होंगे, बड़े झुंड में बच्चे नहीं होंगे। सबसे बुजुर्ग हाथिनी जो होगी वो पूरे झुंड की मुखिया होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। हाथी जो होता है, हाथी 14 से 15 साल तक, ठीक है, हाथी की जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र 14 से 15 साल तक ही वो झुंड में रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, झुंड को छोड़ देते हैं और वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वयस्क मानते हैं अपने आप को और सोचते हैं कि मैं ये सारा काम खुद ही कर सकता हूँ, यानी वो अपने आप को स्वच्छंद महसूस करते हैं। हाथी परेशानी जब होती, जब हाथी परेशान होते हैं तो वो एक दूसरे को, अपने साथियों को क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक दूसरे को मदद करते हैं। अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए वो एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, और अलग अलग आवाज़ों के साथ एक दूसरे को बताते हैं कि वो परेशानी में है या उनको किस तरह की मदद चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं हम यहाँ पर, अमृता की कहानी। ये 5th क्लास का एक टॉपिक है, अमृता की कहानी। ठीक है, खेजड़ली गांव। ठीक है, ये खेजड़ली गांव कहाँ पर है, ये और राजस्थान में है।
ठीक है। राजस्थान के जोधपुर के पास ये गांव पड़ता है, ठीक है। इस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं बिश्नोई, यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पर शिकार, बहुत ज़्यादा शिकार किए जाते हैं। पेड़ काटना यहाँ पर निषेध है, यानी जो खेजड़ी का ये पौधा है राजस्थान में, ये वहाँ पर काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान के इलाकों में खूब पाया जाता है। इस पेड़ की छाल की दवा के काम में आता है और इसकी लकड़ी कीड़ा भी नहीं लगता, यानी जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं इनकी छालों में कभी भी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ की फलियों में सब्जी भी बनाई जाती है, यानी खेजड़ी के जो पौधे होते हैं उनकी जो फलियां होती हैं उनसे सब्जियां भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी, यानी ये काफ़ी छायादार वाला पौधा होता है, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास में अगला पॉइंट आता है अनीता की मधुमक्खियाँ। अभी ये काफ़ी लंबा टॉपिक है जिस पे आपको अभी और भी बहुत सारे इसमें मैटर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम और भी बहुत सारे मैटर्स लेके आएंगे। एनसीईआरटी आप इसको पढ़ लेंगे तो याद रखिए सीटेट या फिर टेट में 30 के 30 नंबर होंगे, केवीएस में 20 नंबर आपके हाथों में होंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जाइए। ओके, नमस्कार।